Electrochemistry is the branch of chemistry which deals with interconversion between electrical energy and chemical. ठीक है, तो इंटरकन्वर्जन होता है बेसिकली केमिकल एनर्जी का एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. ठीक है, व्हाट इज इंटरकन्वर्जन? एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन होती है. तो जो भी रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उसमें हीट निकलती है और वो जो एनर्जी निकल रही है डेल्टा जी नेगेटिव है, उसे हम चेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो यहाँ पे जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ला रहा है प्रोसेस, तो ये चीज कहला रही है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और ऑब्वियसली ये काम कौन सा था? डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी. जैसे आपके पास सेल है, कोई भी पेंसिल सेल है, टॉर्च सेल है, या घड़ियों में सेल है, मोबाइल में बैटरीज हैं, उन सब में क्या भरे हैं? केमिकल भरे हैं. वो केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे आप यूटिलाइज करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं. अब चाहे आप उससे मोबाइल को रन करें, टॉर्च जलाएं, व्हाटएवर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है. तो ये सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल. जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं? चार्जिंग करते हैं. अब हम क्या करते हैं? अब हम इसका रिवर्स काम करते हैं. अब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड करते हैं और वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अब क्या करती है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम कह रहे हैं चेंज करती है. व्हाट इज द सेंस? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रही है. इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये जो केमिकल है ना, ये दो तरह की रिएक्शन शुरू कर सकते हैं. एक तो स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. मतलब कहने का जिंक है, ये कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर सकता है. आपको पता है क्यों कर सकता है? जिंक कॉपर से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जिंक अपना जिंक सल्फेट बनाना चाहेगा और कॉपर को अलग करना चाहेगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडॉक्स. और ये कौन सा रेडॉक्स है? साफ पता चल रहा है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस का मतलब ये रिएक्शन अपने आप चल रही है. इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है और यहाँ जो हीट निकली, जो एनर्जी निकली, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया गया. दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब हमें इसे उल्टा कराना है, यानी ये जो बन रहे हैं these are exhausted chemicals. मतलब ये अब आपस में अपने आप तो नहीं रिएक्ट करेंगे और आप चाहते हो नहीं ये वाली चीज वापस इसमें चेंज हो जाए, रिफ्यूल हो जाए एक तरीके से, फिर से काम होने लगे. तो इसको इसमें चेंज करने के लिए ये वाला जो प्रोसेस है वो बेसिकली डेल्टा जी पॉजिटिव का है, यानी ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाली है. और इस नॉन स्पॉन्टेनियस को कराने के लिए तुम बाहर से देते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी करेगी क्या? इस रिएक्शन को एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के चलाएगी, फिर से ये बन जाएगी. यानी एक तरीके से चार्जिंग ऑफ बैटरी हो गई. और ये वाला तरीका जो पहली वाली रिएक्शन थी, ये वाली, ये डिस्चार्जिंग. इज इट क्लियर? तो इनका बनना बेसिकली हम कह रहे हैं केमिकल एनर्जी बन रही है. ठीक है, और इनका रिएक्ट होना, खत्म हो जाना, वो हम कह रहे हैं केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक. वो क्लियर है? तो पूरा गेम रेडॉक्स रिएक्शन का है, एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन और एक नॉन. तो पहला अंतर हो गया, या पहला क्वेश्चन हमारा रिवाइज करना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड व्हाट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक ही मेन अंतर है वैसे तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन चलती है, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस. यहाँ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज करती है, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चलती है. यहाँ पे जनरली हम कह देते हैं कि लोन वर्ड कहा जाता है, बार बार आएगा भी, कि एनोड कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ उल्टा होगा. इट इज अ कॉमन सेंस. क्यों? क्योंकि यहाँ एनाइन जाएंगे एनोड में, तो एनाइन नेगेटिव है तो एनोड कैसी होगी? पॉजिटिव. और यहाँ कैटाइन जाएंगे कैथोड में और कैटाइन पॉजिटिव है तो कैथोड कैसी है? नेगेटिव. जबकि यहाँ उल्टा है, यहाँ एनोड नेगेटिव है, यहाँ एनोड पॉजिटिव, यहाँ कैथोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव. ये डिफरेंस होगा. इज इट क्लियर? कोई डाउट? जनरली ये दो बीकर में अलग अलग रख के किया जाता है, या दैट इज नॉट इन टच होते हैं. ये दो अलग अलग सोल्यूशन होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होता है. ये एक ही कंपार्टमेंट में होता है, यानी ये एक सोल्यूशन रखा हुआ है और ये इधर तक आ रहा है. और जनरली हम ऐसे
तो ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो ओल्डेस्ट मॉडल था ये वाला, दिस वन इज, ठीक है, क्लियर है यहाँ, कोई डाउट? तो पहली हेडिंग आपको क्लियर हो जानी चाहिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। अब पता है इसमें ना, अगर आप चाहो तो कि अब आप पढ़ चुके हो, बहुत ज्यादा टेक्निकल भी जा सकते हो, आई मीन टू से फिजिक्स को लगा सकते हो, ठीक है, खुद लगाना मैं नहीं जानता हूँ, जो आप लोगों में फिजिक्स की अच्छी वो बताएंगे इसका, मैं नहीं मानता। इसमें कुछ कहते हैं ना कि एक में पोटेंशियल मेंटेन रहता है थ्रूआउट, एक में ड्रॉप नहीं होता, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारे वर्ड्स फिजिक्स के हैं, ठीक है, या किसी एक में एसी का यूज हो सकता है, दूसरे में डीसी बनेगी, व्हाटएवर, वो एसी डीसी ये वो जो है वो फिजिक्स के हैं, आप लगाना चाहें तो लगाएं, हमें मतलब, इज इट क्लियर? एसी डीसी में अंतर तो मुझे बस इतना पता है, एक तो हम ये अल्टरनेटिंग कैसे हो जाता है और डायरेक्ट कैसे हो जाता है, बाकी क्या है ये नहीं पता। बोलो बेटा जरा, और क्या अंतर होता है एसी डीसी, इसके अलावा? किसमें? एसी में डीसी करंट नहीं मारती है तो क्यों? ऐसा हमने सुना है ना, सेल में आता है, नहीं, अब जैसे सेल और बैटरी है तो दोनों एंड से मैं खुद हाथ पे पकड़ लूंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर तारे वारे लगा के बल्ब लगाऊं बल्ब जलेगा, इसका मतलब करंट तो फ्लो कर रहा था, दोनों का हाथ लगा दो मैं उतना करंट जोर से नहीं लगता है, नहीं लगता क्यों? मतलब अच्छा ठीक है, निकल जा होती होगी करंट, हाँ वो सही बात है, नहीं तो कहो ना बड़ी वाली बैटरी है उसको दोनों एंड पकड़ के देख लेना, ठीक है, अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग है बैटरी पकड़ने का तो उन्हें दोनों पकड़ के देख लेना। चलिए ठीक है, अपनी समझ में आ रही है आपकी भावना, चलिए लौट के आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट अब हमें जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे कोर्स में है पहले डिटेल में। तो भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑब्वियसली पहले जो सेल का कंस्ट्रक्शन होगा कि सेल क्या है कैसे बनता है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में ये कहा गया कि अ सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स, एक सेल के अंदर दो हाफ सेल्स होते हैं, एक एनोड कहलाता है और एक कैथोड कहलाता है। जनरली लेफ्ट में हम एनोड को दिखा देते हैं और राइट में हम कैथोड को दिखा देते हैं, बट बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है लेफ्ट राइट से, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये हाफ सेल को कैसे फ्रेम करना है, बेसिकली सबसे कॉमन टाइप का हाफ सेल ये है कि ये मेटल की रॉड होगी, ये मेटल का सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, और ऑब्वियसली ये दो अलग-अलग फेजेस हैं मेटल और मेटल के सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन आई होप तो आपको पता हो हाफ सेल कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा, हाफ सेल वैसे कितने टाइप के हो सकते हैं, हाफ सेल चार तरह के होते हैं, कौन कौन से चार तरह के हो सकते हैं बताओ, कौन कौन से चार तरह के होते हैं? वेरी गुड, एक है मेटल मेटल आयन जो आपको सामने ये बना हुआ है, ठीक है, एक मेटल मेटल आयन हो सकता है, दूसरा वेरी गुड, और एक दूसरा आ सकता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वर्ड बोला जाए। क्या डिफरेंस है पहले दो में, क्या डिफरेंस है पहले दो में, मेटल मेटल आयन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या अंतर है? जोर से बोलना, नोबल गैस नहीं नोबल मेटल का रूल होता है। चलिए ठीक है बेटा, पॉइंट क्या है बेटा, मेटल मेटल आयन आर द पार्ट ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब ये मेटल है, ये मेटल का आयन है, यही रिड्यूस होगा यही ऑक्सीडाइज होगा, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का है और सॉल्यूशन NaCl का या किसी का भी है, तो वो वाली चीज जिसमें जो हमने रॉड ली है उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हो रहा है, यानी एनोड या कैथोड की तरह वो काम तो कर रहा है, बट वो खुद टेक पार्ट नहीं कर रहा, ना तो खुद डिसॉल्व हो रहा है ना ही खुद डिपॉजिट हो रहा है, देन इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ ग्रेफाइट हो सकता है, प्लैटिनम हो सकते हैं, मरकरी हो सकता है, ऐसे इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसमें हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, and they are passive electrode या inert electrodes, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले में जनरली इनर्ट इलेक्ट्रोड कह देते हैं,
और खुद टेक पार्ट करते हैं वो कहलाते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। यानी अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो सपोज ये जिंक का रॉड है और जिंक का सॉल्यूशन है, तो या तो इस रॉड का थोड़ी देर में मास बढ़ जाएगा अगर रिडक्शन हो रहा है, या इसका मास कम हो जाएगा अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कुछ ना कुछ इसके मास में चेंज आएगा ही आएगा, यानी ये रॉड धीरे धीरे कम, जब मतलब इस रॉड की वैल्यू जो मास है वही चेंज होगा। जबकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं लेकिन उस ग्रेफाइट का मास उतने का उतना ही रहेगा ना, ग्रेफाइट मास में बढ़ेगा ना बेटा। और कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं? फ्यूज सेल तो एकदम अलग सेल है, मैं कह रहा हूँ जैसे यहाँ मेटल मेटल आयन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, और कौन सा है? गैस इलेक्ट्रोड। वेरी गुड। अगला इलेक्ट्रोड कौन सा है? गैस इलेक्ट्रोड। बेटा गैस इलेक्ट्रोड क्या है? ऑब्वियसली यही मेटल मेटल आयन के इलेक्ट्रोड से गैस इलेक्ट्रोड कहते हैं वैसे, but only difference is this कि गैस ऐसे स्टैंड तो हो नहीं सकती, भाई हाइड्रोजन गैस है और ऐसे करके कैसे स्टैंड कराएं, तो उसके लिए उन्होंने तरीका ये बनाया है कि यहाँ प्लेटिनम की वायर ले ली या कॉपर वायर ले ली, तो ये एडसॉर्ब हो गई गैस, इसमें एडसॉर्ब, हाइड्रोजन जैसे निकल और प्लेटिनम में एडसॉर्ब हो सकता है, और इस पूरे को हमने एक तरीके से कवर अप कर रखा है और यहाँ से फ्लैटन कर दिया सरफेस की, सरफेस एरिया बढ़ जाए, रिएक्शन ज्यादा हो जाए, और ये लेट सपोज हम कह सकते हैं हमने किससे कवर कर दिया? ग्लास जार से, जिससे कि प्रेशर मेंटेन करना चाहे तो यहाँ से प्रेशर मेंटेन कर ले, हाइड्रोजन में जो हमें प्रेशर चाहिए मेंटेन कर। एंड ऑब्वियसली अभी भी नीचे सॉल्यूशन में HCl ही है, अगर ये हाइड्रोजन गैस है यानी जो मेटल है उसी का मेटल आयन होना चाहिए, या जो गैस है उसी का आयनिक फॉर्म में कोई सॉल्यूशन होगा, तो हाइड्रोजन है तो HCl है, ऑक्सीजन है तो KOH या ऐसा कोई होगा, ऐसे क्लोरीन गैस है तो KCl होगा। दिस क्लियर है? चौथा सॉल्ट इलेक्ट्रोड, इससे कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, यहाँ ज्यादा नहीं आएगा, जैसे एलोमल इलेक्ट्रोड है या ऑर्गो इलेक्ट्रोड है, यानी एक मेटल होगा और इस मेटल के इस सरफेस पे यहाँ उसका कोई एक इनसॉल्युबल सॉल्ट लगा होगा और नीचे मेटल का कोई एक सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ एक ऑलरेडी एक इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ लगा हुआ है, एक सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ है, ये मेटल। इज इट क्लियर? तो ये वाली इलेक्ट्रोड कहलाएगी सॉल्ट इलेक्ट्रोड, या दिस वन इज कैलोमल है, एक और भी एग्जांपल है, सिल्वर की होती है दिस वन। एनी डाउट? तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को शुरू में पढ़ने के लिए पहले पता होना चाहिए हाफ सेल कितने टाइप के हैं। दो तरह के हाफ सेल हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, अगर लॉस होता है तो एनोड है, गेन होता है तो कैथोड है, तो उसके बेसिस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसके बेसिस पे ये चार्ज, तो इसकी अलग क्लासिफिकेशन है, ये अलग क्लासिफिकेशन है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जुड़ते कैसे हैं, ये हाफ सेल सॉरी जुड़ते कैसे हैं और पूरा सेल बनते कैसे हैं। तो ये आपका पहला हाफ सेल, ये आपका दूसरा हाफ सेल है, और इन दोनों हाफ सेल को एक्सटर्नली जोड़ दिया जाता है वायर से, जिसमें गैल्वेनोमीटर स्विच लगा देते हैं, और इंटरनली जोड़ दिया जाता है सॉल्ट ब्रिज से। तो अब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं काफी कुछ, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट, गैल्वेनोमीटर भैया क्या नापता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या करंट का मूवमेंट? आप दोनों एक ही है लेकिन पर्टिकुलर होना पड़ेगा, बताओ। करंट बताता है या इलेक्ट्रॉन बताता है? देख लेना भाई, तुमको आपस में नहीं पता है, ठीक है। मैंने ये तो कह रहा हूँ कि ये मत कहना बाद में करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उल्टे बताते हैं, एक पता लग गया दूसरा पता अपने आप ही लग गया, बात सही है फिर भी। हाँ जी, गैल्वेनोमीटर की जो सुई का डिफ्लेक्शन है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के डिफ्लेक्शंस को बताता है। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है ये एनोड है ये कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर अगर इधर की ओर मुड़ रहा है तो करंट इलेक्ट्रॉन ही बता रहा है, लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर इधर की ओर जा रहा है तो क्या बता रहा है? करंट बता रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बेसिकली किसे रिप्रेजेंट करती है? करंट को ही करती है, ठीक है। ये करंट कह रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन तुम बोलो। हमें इलेक्ट्रॉन लगा, पहले सुनो, एमीटर भी तो होता है।
अच्छा ठीक है, चलो इनका भी देख लेते हैं एक बार है। वेरी गुड, ये है एक्टिव बच्चे। मतलब आप ही देखो बाबा, गूगल बाबा बताओ क्या है, जल्दी बताओ। अच्छा ये मत कहना गूगल बाबा ही कंफ्यूज है आज तो। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। हाँ बेटा, अब क्या हुआ, डन, सही है, करंट ही है। अरे भैया करंट सही है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा कोई इनाम विनाम में वो भी दे दो अगर तुम्हारे पास है, इसका कुछ और है, मोबाइल लाओ। हाँ जी इतने बोल हो रहा है, बीट तो ऐसे सब अरे टोटल प्राइस रहेगी ना। चलिए ये स्विच है, जैसे ही इसको टच करेंगे या ऑन करेंगे तुरंत करंट फ्लो हो जाएगी। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इफ द सर्किट इज कंप्लीटेड। अगर सर्किट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में कोई टाइम लैग नहीं होता, इसीलिए हम कोई भी बटन ऑन करते हैं तुरंत हमें कोई भी अप्लायंस है वो जल जाती है, चार्ज शुरू हो जाती है। इज इट क्लियर? अब ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, जो एनोड है उस एनोड पे ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है और साइमल्टेनियसली कैथोड पे रिडक्शन। एनोड में क्या होगा, सपोज ये जिंक की एनोड है तो जिंक तुरंत चला जाएगा जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन। तो आपको अगर दिख रहा हो या समझ में आ रहा हो तो वो क्या रहा है, जिंक यहाँ था, जिंक टूट गया, टूटा काहे में, जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन। ये आयन की रहने की जगह है, ये आयन की बाउंड्री है, आयन नीचे निकल गई और ये टूटा ही क्यों, क्योंकि हमने ये स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने से क्या हुआ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसके मुकाबले, तो इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए थे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन्हें चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन चलिए इधर की ओर तुरंत, ठीक है। एंड ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट कह लीजिए वो भी कम नहीं होती, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये 29979 कुछ बता रहा है इसकी तो। हाँ यूजुअली उसका मतलब क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जरा प्यार से अगर चेंज करें उसे तो ध्यान से, अरे रुक जा मेरे लाल, ठीक है, तो वो आएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर भावनाओं में चेंज करो तुम्हें मतलब वैल्यू 10⁸ तो नहीं समझ में आती, लेकिन तुम्हें पैसे बड़े समझ में आते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख ये तो जल्दी पता है ना। और जैसे ही कहो ना 3 लाख, हाँ समझ में आ गया, किलोमीटर ये समझ में आ गया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पता है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। तो वो जो 3 × 10⁸ है उसे भावनाओं से अगर जोड़ना है जो मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, तो किलोमीटर में चेंज करोगे 3 × 10⁵ हो जाएगा और 3 × 10⁵ 3 लाख होगा। तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में नाप दे कौन, लाइट, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल वही है, तो इसीलिए टाइम लैग नहीं। डन। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे तो इन्होंने यहाँ क्या किया, ये पहले इसने खींचे हैं इलेक्ट्रॉन, किया क्या है, ये कॉपर की रॉड है, ये कॉपर का सॉल्यूशन है, ये कॉपर के आयन चले आए भीख मांगने, ये इधर आ गए, ये कॉपर के आयन में इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया और ये यहाँ के डिपॉजिट हो, यानी उस रिएक्शन का एक तरीके से उल्टा हो गया। वहां जिंक टूटा था जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन में, यहाँ कॉपर टूट रहा है या कॉपर आयन जोड़ के इलेक्ट्रॉन जोड़ के कॉपर में चेंज हो गया। इज इट क्लियर? तो कॉमन सेंस है, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन चले आ रहे हैं तो इस रॉड का हमें पोटेंशियल क्या मानना पड़ेगा या चार्ज क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव, और इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाते हुए दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड टू कैथोड है और करंट का मूवमेंट कैथोड टू एनोड। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ये फोटो पूरी क्लियर है। अब बीच में इन्होंने ये एक और कंट्रोल लगाया, इसको कहा है साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये साल्ट ब्रिज काहे लगाया है, क्योंकि ये माना गया है कि मीटर में कोई भी काम चार्ज होके नहीं रह सकता, यानी जब यहाँ से कॉपर आयन यहाँ चले गए तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसे ही अगर जिंक आयन यहाँ आ गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दैट मींस अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया होता तो ये रिएक्शन नहीं हो रही, या अगर तुमने सॉल्ट ब्रिज इसका निकाल लिया तो मोमेंटरी करंट भी बंद हो जाएगी तुरंत, ठीक है। इसे जस्ट सिंपल भाषा मान लो, बल्ब का फिलामेंट टूट गया तो क्या वो धीरे धीरे फ्यूज होगा, एकदम फ्यूज हो जाएगा, वही कहानी यहाँ पे है। क्लियर? तो कैसे फ्यूज हो रहा है या क्या है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में ये डाल देते हैं KCl KCl या और कोई इलेक्ट्रोलाइट। उसका काम क्या है कि जब ये जिंक आयन यहाँ आए, ये कॉटन प्लग लगे हुए,
तो जितने की जरूरत है सिर्फ उतने ही क्लोराइड आयन यहाँ नीचे आ जाए। इज इट क्लियर? जिससे कि ये ओवरऑल सॉल्यूशन फिर से न्यूट्रल होगा। और यहाँ पे जैसे ही कॉपर चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी, तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर आ। इज इट क्लियर? तो बेसिकली ये सॉल्ट ब्रिज का एक काम। कोई डाउट? क्लियर है? बोलिए, इतना पूरा सिनेरियो में कोई डाउट है आपको? समझ में आ रहा? तो ये काम कैसे हुआ? बता बेटा, सॉल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसके दोनों एनाइन कैटाइन स्ट्रांग हो, स्ट्रांग एसिड बेस का सॉल्ट हो, या क्या? हमने HCl क्यों नहीं ले लिया? एक एक जन। नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट, मतलब क्या कैरेक्टर होना चाहिए सॉल्ट का? ऑब्वियसली यहाँ आके इससे रिएक्ट ना करे, ऐसा ना हो कि उसका कोई भी आयन यहाँ आए इनके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना दे, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर प्रेसिपिटेट बन गया रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगी। तो जनरली हम चाहेंगे इनर्ट हो, और अच्छी बात है। इनर्ट कहने मतलब चार्ज को तो बैलेंस करे, लेकिन सॉल्यूशंस में आने का कोई रिएक्शन शो ना करे। और क्या कैरेक्टर है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। यहाँ पे आपको बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो सॉल्ट होना चाहिए इसका कैटाइन और एनाइन का जो मूवमेंट है, जिसे कांटेक्ट नंबर कहते हैं, कौन सा नंबर कहते हैं, अभी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जिस रेट या स्पीड से इधर जा रहा है उसी रेट से इधर आना चाहिए दूसरा आयन। तो दोनों आयन्स का मूवमेंट या रेट क्या होना चाहिए? सेम। इज इट क्लियर? तो आपको क्या ध्यान रखना है, सॉल्ट हम वही ले सकते हैं जो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलाइज रखे। इसके लिए कैटाइन एनाइन जो भी मूव करेंगे उनका एक जैसे लॉशमिट नंबर होता है, दूसरा नंबर कौन सा होता है यार, कौन सा नंबर कहलाता है? कैटाइन और एनाइन को मेजर करने के लिए जो नंबर होता है उस नंबर को क्या कहते हैं? स्पीड को मेजर करने वाले नंबर को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। ठीक है, ये कौन नंबर है बेटा? जल्दी बोलो, ध्यान आ रहा? नहीं अरे यार, नहीं कौन सा नंबर है? नहीं दिया। ट्रांसपोर्ट नंबर कह रहा हूँ, नंबर का नाम बोलो बस खाली। ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, वर्ड लिख कर रखा है। ट्रांसपोर्ट नंबर शुड बी सी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर बेसिकली ये मूव कर रहे हैं तो इसका जो नंबर है क्या, इससे पता। इज इट क्लियर? कॉल आ रही है, देख लो क्या है। देख सपोर्ट दे रहा था। ये क्या होता है? वो पहले हुआ कि एक दिन पहले भी हुआ, किसी की 6 लाख रुपए अरे उधर उनको कहीं मीटिंग बैठे होंगे, उसने कहा कि मैं आपको ये भेज रहा हूँ, ये भेज रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर ओटीपी बताओ हैं। आप पता नहीं क्या, उन्होंने कहा आप ओटीपी बता दो, आपको पैसे भेज रहा हूँ। उन्हें देखा आप पैसे आ गए, ओटीपी बता दिया, आए नहीं चले। तो वो लोग मैनिपुलेट करके मैसेज भी भेज देते ना आजकल के, ऊपर जो मैसेज आया उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, बड़ा कुछ उन्होंने पैसे बाद में। चलो लौट गया, दिस वन इज क्लियर, एनोड कैथोड क्लियर है। तो अब इसमें और ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। हाँ, कमिंग टू द पॉइंट, पहली चीज जो हमें चाहिए वो क्या है?
बेटा क्वेश्चंस पे फोकस करें ना। पहला क्वेश्चन इसमें जो आता है दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑब्वियसली जो पहला इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बता बेटा। तो पूरे सेल का हो गया ना। पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक हाफ सेल का होगा, हर एक हाफ सेल का अपना ईएमएफ आएगा ना, बाद में पूरे सेल का आएगा ई कैथोड माइनस एनोड करके। जो आप बता रहे हो तो सेल का पोटेंशियल बता रहे हो, तो अभी हमें हर एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई नॉट, वो क्या होता क्या है बताओ भैया। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? बेटा व्हेन ए मेटल इज dipped in its salt solution, two opposite reaction may takes place. Due to difference in these two opposite reaction, a potential develops which is known as electrode potential. Yeah, the tendency of a metal either to lose or gain electron when metal is dipped in its salt solution, this tendency is known as electrode potential. या फिर और टेक्निकल जाना है इसकी डेफिनेशन कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है उसको कराने के लिए जो प्रेशर माना गया है उसे कह देते हैं सॉल्यूशन प्रेशर, और जो रिडक्शन हुआ है उसको जो चीज सपोर्ट कर रही है उसे कहा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। Because there is difference in solution and osmotic pressure, potential develop which is known as electrode potential. So each and every half cell has a potential, ठीक है, but for a single half cell we can't determine potential। भैया एक ये मेटल की रॉड है, ये सॉल्यूशन में डिप किया है, तो हम ये नहीं नाप सकते इसका पोटेंशियल कितना है, क्योंकि पोटेंशियल नापने के लिए कोई रेफरेंस होना चाहिए, उस रेफरेंस से ही नापेंगे। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसका रेफरेंस क्या रखा गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस रखा गया है और उसके रेफरेंस से बाकियों का पोटेंशियल निकाला गया है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अभी हम बता ही दिया आपको क्या है कि ये प्लैटिनम की वायर है, हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब है, HCl में डिप्ड है, और इस पूरे को प्रेशर मेंटेन करने के लिए व्हाटएवर, ठीक है, यहाँ प्रेशर मेंटेन कर दिया 1 बार। तो यहाँ का प्रेशर जो है वो 1 बार है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो 1 मोल पर लीटर है, ठीक है। तो इन कंडीशन को मान लिया है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इस कंडीशन का प्रेशर एज्यूम किया गया है 0 वोल्ट। डन। इसके रेस्पेक्ट में मतलब जब इसको कंबाइन करेंगे किसी और हाफ सेल से, तब या तो इलेक्ट्रॉन वो वाला हाफ सेल छोड़ रहा होगा या ले रहा होगा। अगर वो हाफ सेल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा दैट मींस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो हम कहेंगे वो हाफ सेल हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो तो है 0, उस सेल का पॉजिटिव। इज इट क्लियर? और जो एलिमेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, उन लोगों का रिडक्शन हो गया, तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल तो हो गया पॉजिटिव। इज इट क्लियर? और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0, उनका रिडक्शन पॉजिटिव, तो इसका मतलब उनका ऑक्सीडेशन नेगेटिव। इट इज अ कॉमन सेंस कि अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है, इसके आगे जितने भी लिख रहे हैं वो हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इन सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। किससे ज्यादा है? हाइड्रोजन से ज्यादा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0, उनका 0 से ज्यादा है तो क्या है? पॉजिटिव। और इनके पीछे जो लिख रहे हैं ये वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, यानी उनका रिडक्शन जल्दी हो जाता है, तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का 0 है तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। तो इट इज अ कॉमन सेंस, अगर ये वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनते हैं तो यहाँ वालों से भी छीन लेंगे। सॉरी, हाइड्रोजन अगर इनसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इनके पीछे वाले भी इनसे ले सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू 0 है इसका मतलब इनकी वैल्यू 0 से भी कम है, तो ऑब्वियसली अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बाहर में चला जाएगा, नेगेटिव। ऐसे अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ये बाहर में चला जाएगा, नेगेटिव। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक। तो बेसिकली जोर से बोलो, कैटलिस्ट क्या क्या कह रहे? कैटलिस्ट? अरे भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी हम बता रहे हैं तो उसमें कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं। वो भले ही उन्होंने कह रखा हो कि प्रोसेस को फास्ट करा ले, स्लो कराने के लिए कैटलिस्ट, बाकी ये वैल्यूज का कैटलिस्ट कोई लेना देना नहीं, ठीक है।
जो काम 10 दिन में होना था वो 1 दिन में करने के लिए अगर कैटालिटिक रिएक्शन करा रहा है बात अलग है, अदरवाइज उससे तो मतलब। और हाइड्रोजन की अगर दे रखा है बाई चांस तो बेसिकली वो कैटलिस्ट वर्ड कह लो, बेसिकली हाइड्रोजन अकेले स्टैंड नहीं कर सकती, तो प्लेटिनम वायर के ऊपर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो हाइड्रोजन इजीली वहां से प्लेटिनम वायर से हट भी जाए तो कुछ ऐसे सब्सटेंस ले लेते हैं जो प्लेटिनम वायर से इसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग ना होने दें कि हाइड्रोजन कहीं यही बसी रहता है, यहाँ से निकलना भी जरूरी है उसका इस, ठीक है, बाकी कैटलिस्ट को मतलब। अब ये जो एक सीरीज बनके तैयार हुई, अगर मैंने ऐसे लिखा, ये लिथियम है, ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो नियरली 3.04 ये है, ये 0 है और ये माइनस के 2.81 वोल्ट है। और अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो ये माइनस के 3.04 है और ये 0 है और ये प्लस के 2.81 वोल्ट है, ठीक है। और फिर सही बताऊं तो ये साइंटिस्ट वाकई में ज्यादा दिमाग रखते हैं, बेवकूफ लोग हैं। अगर बाई चांस मेरे को ये सीरीज बनाने को मिली, ठीक है, तो मैं पता है इस सीरीज में क्या करता, मैं इस सीरीज में इसकी, भाई हमें सबकी वैल्यू मालूम तो पड़ ही गई ना, यानी ये सबसे नीचे ये भी मालूम पड़ गया, मैं इस गधे को रखता 0, इसको क्या रखता 0, और फिर अब ये सारी वैल्यू काय में आ जाती, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, 0 का नाटक ही खत्म हो। मतलब अब ये जबरदस्ती कि माइनस में ये ज्यादा माइनस में वो ज्यादा, नाटक ही नहीं होता। आप इसको 0 मान ले, जब आपको यहां से लेके यहीं तक के तो एलिमेंट है, इसके आगे कोई एलिमेंट है, कभी वो आ जाए तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है, केमिस्ट्री है, क्या जो एक्सेप्शन है, नेगेटिव आ गया, एक नेगेटिव है बाकी पॉजिटिव, तो भैया इसी को 0 मान लेता, तुझे बीच वाले को 0 मानने की क्या जरूरत है, मान तो तू ही रहा है ना, नंबरों में फर्क क्या है, 0 मान के तू यहाँ कौन सा पे एहसान कर रहा है, फिर बाद में नेगेटिव में कंफ्यूज कर रहा है कि ये माइनस, इधर 0 मानते सारे प्लस दिखते सारे माइनस दिखते, आराम से। इज इट क्लियर? अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आप ध्यान रखें विद साइन है तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। विद साइन मतलब +1 और +3 में कौन बड़ा है, +3 बड़ा है, -1 और -2 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। इज इट क्लियर? तो इस सीरीज में जो भी ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यानी जिसकी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इज इट क्लियर? जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इज इट क्लियर? जब भी आपस में कंपेयर, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन देखना है थोड़ा बहुत। जैसे उन्होंने 3 वैल्यू दी, -1, ये उन्होंने इतना जरूर एहसान कर दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो जब भी हम वैल्यू देंगे वो कौन सी वैल्यू मान लेना, रिडक्शन मान, हम दे ऑक्सीडेशन भी करते हैं, लेकिन अगर हमने ये नहीं कहा कि ये कौन सा पोटेंशियल है तो कौन सा मानना, रिडक्शन, तो रिडक्शन इज मोर स्टैंडर्ड देन ऑक्सीडेशन। ये -1 है, ये -1.5 है, -2 है या -0.75 है, ये ए बी सी डी 4 मेटल के नाम दे दिए, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल है तो मैंने मेटल कहा ए पॉजिटिव 2 बी प्लस सी प्लस और डी प्लस 2, ठीक है। वैलेंसी तो कोई मतलब नहीं है आपको, तो आप वैलेंसी पे ज्यादा फोकस नहीं है। अब ये 4 मेटल है, चारों के चारों ही मेटल, ठीक है, इनके रिडक्शन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो भैया, क्वेश्चन सुन लिया था आपने, समझ में आ गया, वेरी गुड। बेस्ट रिड्यूसिंग डिस्कस करना है या समझ में आ गया है, आ गया, अभी डिस्कस भी करेंगे लेकिन आप बेफिक्र रहिए क्योंकि सारी वैल्यू माइनस में ही है ना। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेटल्स के नाम चल रहे हैं ABCD, और इसको अरेंज कर लेता हूं मैं, ये -0.75 है, फिर -1 आएगा, फिर -1.5, फिर -2, है ना, ऐसे तो आएगा। और ऑब्वियसली यही दो आंसर होंगे, डेफिनेटली पीछे आंसर तो भी होंगे नहीं। और जितना ऊपर की ओर मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, उतना मेटल का ऑक्सीडेशन जल्दी होगा और रिड्यूसिंग, और जितना सीरीज में नीचे की तरफ चला जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आपका आंसर फिलहाल सही था, तो ये +2 दिया और ये +0.75, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल को मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेंज कर दिया, ठीक है।
तो ये रिडक्शन पोटेंशियल था, मैंने काइनेटिक चेंज कर लिया ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और बी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? चलिए बताइए, बिटवीन बी एंड सी या विल बी ऑक्सीडाइज सी, विल बी ऑक्सीडाइज सी, क्या बी सी को ऑक्सीडाइज करेगा? तो यहाँ आपने बी और सी को ऐसे लिख लिया है, ठीक है, ये सी ऊपर चला गया, तो क्लियर, बी विल ऑक्सीडाइज। दूसरा तरीका देखने का क्या है, इसका दूसरा तरीका जिनमें जो कुछ नहीं समझ में आता उसके लिए कहते हैं चुपचाप में रटा रटा फॉर्मूला लिख लो, कैथोड माइनस ई एनोड। अब उन्होंने कहा भाई बी ऑक्सीडाइज सी, मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सी का, सी हो गई एनोड, ठीक है, और ये हो गई कैथोड। वैल्यू विद साइन पुट अप कर देना, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अगर आंसर प्लस में दिख रहा है तुझे तो काम हो जाएगा, और अगर आंसर माइनस में दिख रहा है तो काम नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? फुल क्लियर है? एनी डाउट? ठीक, तो अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। चलो आज सही रखते हैं, ठीक है, 10 मिनट कंप्लीट। क्लास ओके।